चलें जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब आप लोग वापस आ गए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ और इंस्ट्रक्शंस जो हमारे लिए काफी यूजफुल होंगी प्रोग्रामिंग करते वक्त। और उसमें जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं ब्रांचेस की, यानी कि ये प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, जो लॉजिकल फ्लो है, उसको चेंज करती हैं और किसी कंडीशन को इवेलुएट करके वो प्रोग्राम जो है किसी और इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला जाता है। सो समझ लें कि कंडीशनल ब्रांच जो है वो आपकी एक इफ एल्स स्टेटमेंट की जो असेंबली की इम्प्लीमेंटेशन है, ये वो है। सब लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर? एवरीवन इज देयर इन द क्लास? यस सर। ठीक है। तो ब्रांच की क्या इंस्ट्रक्शन है? दिस इज एक्चुअली इट्स अ डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन, यानी ये कोई डिसीजन मेक करने में प्रोग्राम को हेल्प करती है। इट ऑल्टर्स द कंट्रोल फ्लो दैट इज चेंज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो नॉर्मली बस +4 करके जो भी सीरियली नेक्स्ट नंबर आता है वो होती है। तो ये जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है ये उस नंबर को चेंज करती है और ये इसको कंट्रोल प्रोग्राम को कहीं और लेके चली जाती है। ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल ब्रांच का मतलब क्या है कि ये किसी कंडीशन को टेस्ट करेगी और वो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक जगह चली जाएगी, जो अगर ट्रू नहीं होगी तो दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है। तो सम कंडीशन विल बी टेस्टेड। तो उसमें हमारे पास दो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है BNE और एक है BEQ। तो BNE है ब्रांच नॉट इक्वल और दूसरी है BEQ यानी ब्रांच इक्वल। फॉर्मेट इसका क्या है BNE का? फॉर एग्जांपल BNE लिखा हुआ है T0 T1 लेबल। ठीक है। अच्छा, ब्रांच नॉट इक्वल, दैट मींस कि व्हाट इट विल डू इज इट विल कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ T1 विद T0। अगर ये दोनों बराबर ना हुए, दोनों के कंटेंट्स इन रजिस्टर्स में जो भी लिखा हुआ है, ब्रांच नॉट इक्वल, तो ये ब्रांच कर जाएगी टू एन इंस्ट्रक्शन जिसका नाम, जिसका लेबल है, यानी उस इंस्ट्रक्शन से पहले एक आपने लेबल देना होता है, वो आपको उसमें लैब में पता लग जाएगा। तो ये वहां पे चली जाएंगी, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है ये वहां चली जाएगी जहां पे लेबल लिखा होगा। लेबल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेबल की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और जिस इंस्ट्रक्शन के आगे आपका नाम लिखा हुआ होगा वहां पे ये चली जाएगी अगर ये दोनों इक्वल ना होंगे। और दूसरी इंस्ट्रक्शन आपकी है ब्रांच इक्वल। ब्रांच इक्वल जो है वो ये है कि अगर ये कंपेयर करेगी, प्रोसेसर जो है वो कंपेयर करेगा T0 और T1 को, और अगर ये दोनों के कंटेंट्स बराबर हुए तो फिर ये जंप कर जाएगी टू लेबल। T0 T1 के कंटेंट्स, यानी T1 में 5 पड़ा हुआ है और T0 में भी 5 पड़ा हुआ है, तो फिर ये जंप करेगी। ठीक है। इसका मशीन कोड बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है कि ये आपकी ये ऑप कोड है ब्रांच इक्वल या नॉट इक्वल का, जो भी यहाँ पे बनता है, और ये आपका T0 का कोड है, ये T1 का एड्रेस है, और ये जो नंबर है ये आपके लेबल को जब उसने ट्रांसलेट किया इनटू एन एड्रेस, तो ये वो एड्रेस बनता है उस इंस्ट्रक्शन का। वो जब आप उसको असेंबलर करेगा ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, तो वो ये एड्रेस आपको जनरेट करके देगा कि आपके लेबल का ये एड्रेस बनता है। ठीक है। इसमें कोई चीज अगर ना क्लियर हुई हो? ओके। सो यहाँ पे हम एक देखते हैं स्टेटमेंट के इफ आई इज इक्वल टू जे, एच इज इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है। तो उसने कंडीशन टेस्ट की कि अगर आई जे के बराबर हो तो आई और जे को ऐड करके एच में स्टोर कर दें। इसका कोड जो है क्या बनेगा, वो है ब्रांच नॉट इक्वल S0 S1 लेबल, यानी कि ब्रांच नॉट इक्वल। अच्छा, अब S0 में आई है, S1 में जे है, तो वो कहता है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप लेबल पे चले जाएं। ठीक है। तो
लेबल के ऊपर आपका जो इसके आगे रिमेनिंग कोड है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वो लेबल पे चला जाएगा। अच्छा, और ऐड की इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ब्रांच नॉट इक्वल S0 S1 है। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये ब्रांच नहीं लेगा, ये लेबल पे नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी हो जाएगी कि ऐड S3 S0, यानी कि आई और जे को आप ऐड कर दें। तो ये इस तरह से चल रहा है। इसकी हम एक और भी एग्जांपल लेते हैं आगे, बहुत सारी हैं। एड्रेसेस इन ब्रांच। अच्छा, इंस्ट्रक्शन है ब्रांच नॉट इक्वल T4 T5 लेबल। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एट लेबल इफ T4 इज नॉट इक्वल टू T5। ठीक है, तो ये यानी ब्रांच जो है ये टेकन कब है? जब ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये लेबल के ऊपर चली जाएगी। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये ब्रांच नॉट टेकन हो जाएगी और नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो भी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जबकि ये उल्टा है, ब्रांच इक्वल T4 T5 लेबल। इसमें ये है कि अगर T4 और T5 बराबर हुए तो वो लेबल पे जाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है इंस्ट्रक्शन का? ये आपका ऑपकोड है, यानी ये ऑपकोड यहाँ पे बताएगा कि ये ब्रांच नॉट इक्वल है, ब्रांच इक्वल है। ये आपका सोर्स और ये आपका डेस्टिनेशन तो नहीं, ये दो रजिस्टर्स हैं जिनको हमने कंपेयर करना है, T4 और T5 का कोड। और फिर 16 बिट ऑफसेट। 16 बिट ऑफसेट क्या है? ये 16 बिट, ये जो लेबल है ये इसका एड्रेस वो आप 16 बिट्स तक रख सकते हैं। तो 16 का मतलब होता है 2 raised to power 16 is 64,000। तो इसका ये मतलब है कि आप जो बिगेस्ट जो आप जंप कर सकते हैं वो 64,000 इंस्ट्रक्शंस है आगे। और अगर प्लस माइनस रख लें तो 32,000 इंस्ट्रक्शंस ऊपर जा सकते हैं या 32,000 इंस्ट्रक्शंस नीचे जा सकते हैं प्रोग्राम में, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो ये कहता है कि कई दफा 16 बिट्स कम जगह है, क्योंकि अगर आपकी एड्रेस स्पेस 2 raised to power 32 है तो उसमें तो अरबों लोकेशंस हैं। तो आप सिर्फ 64,000 लोकेशन आगे तक जंप कर सकते हैं। तो आपने अगर 1 अरब पे जाना हो तो आपको बिट्स जो हैं वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो जब आपको ज्यादा बिट्स चाहिए होंगी तो आप क्या करेंगे? तो वो ये कहता है कि उसके अंदर आप जो है आप कोई एक रजिस्टर ले लें, ठीक है, और उसको प्रोग्राम काउंटर में ऐड कर दें, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर तो 32 बिट का पूरा एड्रेस जनरेट करता है ना। तो आप बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर जाएं, आप इस ऑफसेट को प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऐड कर दें। तो जब आप प्रोग्राम काउंटर में ऐड कर देंगे तो फिर आपकी जो रेंज है वो पूरी की पूरी एड्रेस स्पेस आपकी बन जाएगी। और इस तरह की एड्रेसिंग को हम लोग कहते हैं पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग। क्लियर हो गया ये सब लोगों को? नो सर, ये नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, ये वो ये कह रहा है कि आपके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है सब लोगों के पास? अपने मोबाइल पे निकालें। निकाल लिया है? यस सर। अच्छा, अब चलें 2 raised to power 16। 2 raised to power 16 यस सर। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? है 65,000। ठीक है, 65,000। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा नंबर आप इसमें लिख सकते हैं वो 65,000 है। करेक्ट?
ऐसा ही है ना? अच्छा, अगर आपने नंबर लिखना है 70,000 मसलन के, वो आप लिख सकते हैं 16 बिट्स में। नो सर। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 2⁻16 में जो आप मैक्सिमम आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो 65,000 है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ऐसा ही हो गया ना? जी। अच्छा, अब आप 17 करें, 2⁻17। यस सर। क्या आया? 128,000। कितना आया? 131 है। 131, ठीक है। इसका मतलब अगर 17 बिट्स होती तो आप 131 तक का नंबर लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो ये कह रहा है कि अगर आपका एड्रेस जो है वो 65,000 से बड़ा हुआ, वो एड्रेस 70,000 हुआ, 80,000 हुआ, 1 अरब हुआ, तो वो तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते 16 बिट्स के अंदर। ऐसा ही है ना? जंप आपकी बहुत दूर भी तो हो सकती है, जरूरी तो नहीं ना कि 64,000 के अंदर अंदर ही जंप हो, जंप इससे बड़ी भी हो सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे आप? तो उस केस में वो ये कहता है कि आप एक रजिस्टर में 32 बिट्स डाल देंगे और 32 बिट्स में ये 16 बिट्स हैं, इनको ऐड कर देंगे। तो वो रजिस्टर कौन सा होगा? वो आपका प्रोग्राम काउंटर होगा। ठीक है, इसको हम पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम काउंटर में तो क्योंकि 32 बिट्स है ना, उसमें आप 16 बिट्स ऐड करेंगे तो आप कोई भी एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि समझ लें 10,000 में एक में ऐड करूंगा तो 10,001 बन जाएगा ना। कुछ क्लियर हुआ? सर ये SW क्या है? हमारी साइड SW तो है स्टोर वर्ड, LW है लोड वर्ड। ओके सर। हाँ भाई, कुछ क्लियर हुआ है क्या नहीं हुआ? नो सर। अच्छा चलें, अभी के लिए ना आप, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो लार्जेस्ट एड्रेस आप इस इंस्ट्रक्शन के साथ दे सकते हैं ना, वो 16 बिट है। दैट मीन्स के 65,000 जो भी नंबर आता है ना, वहां तक। अगर एड्रेस जो है इससे बड़ा हुआ 65,000 से, तो आप एज इट इज वो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन की कैपेसिटी ही सिर्फ 65,000 तक जाने की है, क्योंकि इसमें सिर्फ 16 बिट्स एलोकेटेड हैं ऑफसेट देने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब अगला सवाल सिंपली ये आता है कि अच्छा अगर एड्रेस 1 लाख हुआ तो फिर आप किस तरह देंगे वो? ठीक है ना? तो उसका जवाब फिर हम अभी कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो हम दो नंबर्स को ऐड करके 1 लाख बनाएंगे। उसमें से 65,000 इधर से आ जाएगा 16 बिट से, और बाकी जो नंबर है वो कहीं और से आएगा, और उन दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास एक बड़ा एड्रेस बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? जी। अच्छा,
अब सिंपली ये बात रहेगी कि वो जो बड़ा नंबर है वो कहाँ से आएगा? वो बड़ा नंबर आएगा पीसी से, प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर 32 बिट का है, तो उसमें 2 अरब तक नंबर लिखा जा सकता है। तो वो बड़ा नंबर प्रोग्राम काउंटर को इस 16 बिट से मिला के हम एक एड्रेस बनाएंगे। सर मतलब कि 48 2 रेज़ पावर 48 हो जाएगा फिर? नहीं 48 नहीं होगा, ऐड करेंगे, 32 बिट्स ही रहेंगी टोटल 32 ही रहेंगी। जिस तरह से 10 लाख में मैं 5 ऐड करूंगा तो वो 10 लाख 5 बन जाएगा। ठीक हो गया, मतलब कि 2 रेज़ पावर 32 प्लस 16 प्लस 16, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जो है। भी ये ऑफसेट है ये उसके अंदर ही ऐड हो जाएगा। तो मैं 32 अरब के अंदर जो है 64,000 ऐड कर दूंगा, तो रहेगा वो 32 अरब ही एक तरह से। ओके सर, थैंक यू। सर इसका चलें, कोई कोड दिखाएंगे अब? ये असल में ये ऑटोमेटिकली होगा, मैं आपको बिल्कुल अभी दिखा देता हूँ, तो मसला नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये कोई आपको इसकी बिल्कुल भी वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑफसेट ही देंगे और उसके बाद वो पीसी में उसको ऐड करके खुद जनरेट कर देगा आपका रिलेटिव एड्रेस। हम सिर्फ समझ रहे हैं कि होगा क्या। इसको अभी आप जरा छोड़ दें, मेरा ख्याल है ये जरा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसको अभी हम करते हैं। हम अपनी अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं। सो वो जो आपका है कि आप उसकी एग्जांपल दें, तो वो अभी हम उसकी एग्जांपल्स कर लेंगे। अभी आप थोड़ा सा पेशेंट रहें, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस किस तरह की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद हमारे पास आगे एग्जांपल्स भी आ जाएंगी। अच्छा, सो ब्रांच हमने दो तरह की पढ़ी, कंडीशनल ब्रांचेस, एक ब्रांच इक्वल और एक ब्रांच नॉट इक्वल। अब एक तीसरी तरह की भी हमारे पास ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल ब्रांच। अनकंडीशनल ब्रांच को हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जंप का भी। सो इट यू कैन ईदर कॉल इट अनकंडीशनल ब्रांच और यू कैन कॉल इट जंप। ठीक है, तो कंडीशनल ब्रांच के अंदर तो आप एक कंडीशन टेस्ट करते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप ब्रांच करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जंप की इंस्ट्रक्शन है वो उसमें आप किसी कंडीशन को टेस्ट नहीं करते। जब भी वो जंप की इंस्ट्रक्शन आती है आप जंप करके प्रोग्राम में नई जगह के ऊपर जो भी आपने उस जगह का नाम रखा होता है, लेबल या कोई प्रोसीजर है या जो भी है, वो वहां पे जंप कर जाता है जब भी प्रोग्राम में आता है विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे उसने लिखा हुआ ये कोड था आपका, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एच इज इक्वल टू आई प्लस जे एल्स एच इज इक्वल टू आई माइनस जे। तो इसके अंदर उसने ये ब्रांच इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो वो लैब 1 पे जंप कर जाएगा यहाँ पे। अगर वो नॉट इक्वल हुए तो वो ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद वो जंप की इंस्ट्रक्शन है जंप लैब 2। तो यहाँ पे वो किसी कंडीशन को नहीं देखेगा, जैसे ये जंप की इंस्ट्रक्शन आएगी साथ ही प्रोग्राम जंप करके लैब 2 के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये अगर कोड आपने असेंबली में कन्वर्ट करना हो तो इसका ये असेंबली का कोड बनेगा। इसको जरा देखें कोड को गौर से, किस तरह से उसने उसको किया है। थोड़ा सा समझे, 2 मिनट लें, उस कोड को जरा समझने की कोशिश करें। जी, सारे लोगों को क्लियर हुआ है ये कोड किस तरह वर्क कर रहा है, क्या लॉजिक उसने इस्तेमाल किया है?
कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि S4 में क्या है और S5 में क्या है? सर S4 I है, हाँ, S5 J है। ये है, बिल्कुल ठीक है। सर लेकिन उधर इक्वल नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे तो इक्वल लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इक्वल बिल्कुल सही है। आप इसकी लॉजिक तो देखिए ना, ब्रांच वो तब करेगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है वो ब्रांच नहीं करेगा जब ये दोनों अनइक्वल होंगे, ऐसा ही है ना? तो अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो ब्रांच नहीं लेगा। ब्रांच नहीं लेगा तो क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड की है, ऐड है। ऐड यानी h इज इक्वल टू i प्लस j, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके सर, सही। सही है ना? जरूरी नहीं कि अगर वहां पे नॉट इक्वल है तो आप यहाँ पे ब्रांच भी नॉट इक्वल, मतलब आप उससे भी कर सकते थे, कि इसमें भी शक नहीं था, आप वो भी कर सकते थे, लेकिन उसने इसकी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंटली बनाई है। ब्रांच इक्वल तो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अब उसको एल्स पे चले जाना चाहिए। अगर आई जे के बराबर है तो उसको एल्स पे चले जाना चाहिए। तो एल्स पे क्या है? लैब वन, h is subtract s3 s4, h is equal to i minus j। i माइनस जे तभी होगा ना जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस सर, ठीक है, वो मैंने कोड नहीं देखा था बाकी। ठीक है, बाकी क्लास को भी क्लियर है कि कोड किस तरह काम कर रहा है? ठीक है, इसका जो है ना असेंबली में कन्वर्जन, वो इस तरह है कि इसका फॉर्मेट जे टाइप इंस्ट्रक्शन है। ये हमने कल देखी थी, फिर हमने कहा था हम इसको बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये जे टाइप इंस्ट्रक्शन है, इसमें भी जो आपका ऑप कोड है वो 6 बिट्स का ही है। तो ये ऑप कोड इसको बताता है कि ये जंप की इंस्ट्रक्शन है। जंप कहाँ पे करना है, उसका जो एड्रेस है वो उसके लिए उसने 26 बिट्स एलोकेट किए हैं। ब्रांच में तो उसके पास थी ना 16 बिट्स, तो इसमें जंप में के लिए बहुत लंबी रेंज की है 26 बिट्स की। तो 26 बिट का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो काफी दूर आप जंप कर सकते हैं। इसको अभी आप छोड़ दें, ये ऐसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि वो किस तरह से उसको बना रहा है। तो अभी लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंट्स प्रोग्राम के अंदर हमारे पास काफी फ्रीक्वेंटली जो है ना कॉन्स्टेंट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। वो ये कहता है कि जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 50% ऑफ ऑपरेंड्स जो होते हैं वो कांस्टेंट की फॉर्म में होते हैं, और वो कांस्टेंट्स होते हैं। जिस तरह से a is equal to a plus 5, b is equal to b plus 1, c is equal to c minus 18। तो जब कंप्यूटर डिजाइनर्स ने देखा कि कॉन्स्टेंट्स काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये सहूलत रखी या ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि उसमें आप कांस्टेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे आप कांस्टेंट आपने कोई साथ देना होता है तो वहां पे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बन जाती हैं एड आई, मसलन SLT, सेट लेस देन आई, एंड आई, और आई। तो ये जो आई है ये इमीडिएट को इंडिकेट करता है, और इमीडिएट का मतलब ये है कि इसमें एक रजिस्टर है और दूसरा जो है वो आपका कोई कांस्टेंट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे आपके रजिस्टर्स हैं। इसमें उसने ये एग्जांपल के तौर पे ज़ाहिर है कि ऐसे रजिस्टर्स के नाम नहीं है, लेकिन ये आपके रजिस्टर्स हैं और ये आपके कांस्टेंट्स हैं 4, 10, 6 और 4। ठीक है, तो आपके जिन इंस्ट्रक्शंस के एंड पे आप आई देखेंगे उसका मतलब है कि वन ऑफ द ऑपरेंड्स विल बी अ कांस्टेंट।
तो लेकिन ये वही है। अब अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को देखें, एड आई SP4, सो दैट मीन्स के ये SP एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर भी इसको कहते हैं। तो ये स्टैक पॉइंटर का कोड है, ये ऑप कोड है, ये दोस्तों बता रहा है कि ऐड करना है। ये आपके SP का कोड आ गया, और ये जो 4 है इसको उसने यहाँ पे कन्वर्ट करके बाइनरी में 16 बिट्स ही हैं। सो जो कांस्टेंट है वो 64,000 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 4 का कोड उसने यहाँ पे लिखा, ये देखिए 4 लिखा हुआ है, तो ये ऐसे 16 बिट नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड आप पढ़ें और ये सारे लोग पढ़ें, और फिर देखते हैं कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पे क्या लिखा हुआ है। तो एवरीवन रीड द स्लाइड एंड देन लेट्स सी इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन कि ये क्या है, मसला क्या है ओरिजिनल। पहले वो ये बताया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो बताया कि उसका सोल्यूशन उसने क्या बताया। सारे लोग देखें स्लाइड को। हाँ जी, कोई स्टूडेंट वॉलंटियर करेगा समझाने के लिए ये क्या किया है उसने? खामोशी आ गई है यार। सर इसमें मेरे हाँ ख्याल जी। से वो एक 32 बिट के कांस्टेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उसका हाँ, एक क्योंकि पहली चीज तो ये है कि वहां पे हमने देखा कि 16 बिट से ऊपर हम कोई नंबर नहीं लिख सकते थे।
ठीक है ना। तो अब 32 बिट का कांस्टेंट था, तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट हुई कि 32 बिट का अगर कांस्टेंट होगा तो 16 बिट में हम लिख नहीं सकते, तो उसको लिखना किस तरह से है जी, आगे चलें। उसको डिवाइड कर देंगे सर, एक अपर पोर्शन में एक 16 बिट का और एक 16 बिट का लोअर पोर्शन हो जाएगा, क्या और फिर दोनों अपर और लोअर को एक अलग अलग क्या कहते हैं रजिस्टर में स्टोर करवा के फिर एक क्या कहते हैं किसी ऑपरेटर के जरिए उन दोनों को इकट्ठा लेना है। हाँ, ऑपरेटर क्या है, और का ऑपरेटर है। ORI का मतलब है और और इमीडिएट। हाँ, और इमीडिएट, यानी कि वो ये और कर रहा है। ये बेसिकली आपका ये है ना T0 में आपने ये लोड करवा दिया, बाकी उसके जीरोज ही आ गए सारे के सारे। 16 बिट आपने अपना नंबर लोड करवाया, ये जीरो रह गया। अब इस T0 को आपने और किया है, ये जो T0 है इसको आपने और किया इसके साथ। ये आपका वो दूसरा नंबर था, यानी दूसरे 16 बिट्स थे जो आप इसके साथ ऐड करना यानी बनाना चाह रहे थे, यानी आपका टोटल 32 बिट का था ना। तो पहले आपने ये वाली 16 बिट्स ली, इनको यहाँ पे मूव कर दिया। पूरा रजिस्टर आपका ये वाला था, यहाँ पे ये जीरोस थी। अब आपने और किया इस पूरे को इसके साथ, तो ये आपका वो पूरा नंबर था E0, इसको आपने और किया इसके साथ, ये आपका और वाला नंबर था। ठीक है, तो जब और आप इसको इसके साथ करेंगे तो ये जो आखिर में आपका नंबर आएगा, इसमें ये वाला नंबर जो ओरिजिनल आपने मूव किया था एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि एनीथिंग ऑड विद जीरो इज द सेम थिंग। और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी जीरोस थे, तो ये नंबर जब और होगा तो ये नंबर एज इट इज इधर आ जाएगा। तो अब आपने 32 बिट्स यहाँ पे मूव कर दिए इस रजिस्टर के अंदर। क्लियर हुआ सबको? दोबारा देखिए गौर से, सारे लोग पढ़े स्लाइड पे। जी, हर एक को क्लियर हो गया किस तरह से हमने मूव किया 32 बिट नंबर दो स्टेप्स में? T0 के अंदर यस सर, समझ आ गया। आपको तो आ गई है, बाकी लोगों को आई है या नहीं आई? कोई नहीं कह रहा है आ गई है। ये बता दें हमने डिवाइड किया 16 बिट्स में। थोड़ा सा ऊंची करें यार, मुझे नहीं समझ आ रही, क्या करें? तो मैंने पूछा ये बता दें हमने डिवाइड क्यों किया इसे 16 बिट्स में। क्योंकि जो आपकी इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन है ना, ये इमीडिएट की, इसमें सिर्फ आप 16 बिट से बड़ा नंबर भेज ही नहीं सकते। इसके लिए जो मशीन लैंग्वेज में बिट्स एलोकेटेड है वो है ही 16। तो यहाँ पे आप कोई नंबर जो 16 बिट से ज्यादा लेता हो वो नहीं लिख सकते। ओके सर। इसलिए हम लोगों ने इसको दो स्टेप्स में किया। पहले 16 बिट्स यहाँ पे हमने मूव किए, ये 16 बिट्स थे, ये यहाँ पे मूव किए, और फिर जो अगले 16 बिट्स थे वो और की इंस्ट्रक्शन से हमने यहाँ पे मूव कर दिया, और ये हमने टोटल 32 बिट का नंबर बना लिया।
तो मिले हम 32 नहीं लिख सकते थे, तो हमने पहले 3 लिखा और फिर हमने 2 लिखा, मिला के वो 32 बन गया। चलें, अब बस समरी है, उसके बाद हम लेक्चर एंड करते हैं। सो फार व्हाट वी हैव लर्नड, हमने अब तक जो इंस्ट्रक्शन सीखी हैं वो ये हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, ब्रांच नॉट इक्वल, ब्रांच इक्वल, जंप। इनका फॉर्मेट है, पहली 2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आर फॉर्मेट है, अरिथमेटिक। अगली ये सारी इंस्ट्रक्शंस आई फॉर्मेट है, यानी इसमें कोई ना कोई इमीडिएट आता है, और ये जे फॉर्मेट है जंप की, ये जंप के उसके ऊपर आता है। इनकी मीनिंग भी सामने लिखे हुए हैं। ऐड का ये है मतलब ये सब्ट्रैक्ट है, ये लोड वर्ड है, यानी ये इस मेमोरी एड्रेस से S1 में डेटा लेके आएगा। ये स्टोर वर्ड है, ये S1 का डेटा जो है इस मेमोरी लोकेशन में सेव करेगा। ब्रांच नॉट इक्वल है, ब्रांच इक्वल है, और जंप है। और ये इनके फॉर्मेट्स हैं। आर टाइप का फॉर्मेट है ऑप कोड, RS, RT, RD, डेस्टिनेशन रजिस्टर, शिफ्ट अमाउंट, फंक्शन। आई इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है ऑप कोड, RS, RT, 16 बिट एड्रेस। जंप का फॉर्मेट है ऑप कोड, 26 बिट एड्रेस। तीनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक्चुअली 32 बिट की हैं। तो ये हमने काफी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली आज। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, आप में से कोरोना तो नहीं हुआ अभी तक किसी को? सर मेरी फैमिली में इशू है। किसको, आपको? नहीं सर, मेरी फैमिली में हुआ है, भाभी को। अच्छा, तो खैरियत से हैं या कोई सीरियस मसला तो नहीं? हाँ नहीं सर, अभी तो खैरियत से। उनको हमने मूव कर दिया दूसरे घर में, तो वहाँ पर वो अकेले ही है। अच्छा अच्छा, जी। तो दूसरे हम आप खुद लोगों का भी। क्या ख्याल है? आप आइसोलेशन, हाँ आप भी आइसोलेटेड ही रहें, क्योंकि हाँ कई जी। दफा आप इन्फेक्ट हो सकते हैं और फिर पता नहीं लगता। यस सर। अच्छा, आजकल यार लाहौर में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, 20% पॉजिटिविटी रेट है, तो सब लोग बहुत एहतियात करें, मास्क पहने, लाइटली ना लें इसको। सही बात है सर। और हाँ, और आप लोगों का क्या ख्याल है, 11 को खुल जाएगी यूनिवर्सिटी अब, 11 अप्रैल को अब, या आपको लगता है ये फिर एक्सटेंड हो बहुत जाएगा? मुश्किल है सर, जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है कि 11 को खुलेगी। मुझे भी मुश्किल ही लग रहा है। 11 को इतना किस तरह कोरोना कम हो जाएगा कि फिर ऑन कैंपस सारे स्टूडेंट को बुला लिया जाए? यस तब तो सर। मुश्किल ही रहा। वैसे 14 से रमजान शुरू हो रहे हैं। रमजान इंशाल्लाह 13 से, मेरा ख्याल है 13 या 14 से स्टार्ट होंगे। जी 13 से सर, 13 से। 13 से स्टार्ट होंगे, तो 12 से यूनिवर्सिटी का है कि भी खुल जाएगी, लेकिन पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 12 दिन में कोरोना इतना कम हो जाएगा कि यूनिवर्सिटीज हम खोल सकें। लास्ट टाइम हमने खोली थी तो 1000 से कम डेली केसेस थे और पॉजिटिविटी रेशियो 2 से 3% थी। इस वक्त तो अभी तो 11% पॉजिटिविटी रेट है और यस सर। 4000 के करीब केसेस हैं, तो नहीं, आई डोंट नो। एक स्टूडेंट ने लिखा है ये सर पेपर भी डिले होने चाहिए। पेपर कोई नहीं डिले होंगे, आपको दरिया यूनिवर्सिटी का बताइए, और पेपर इन्होंने ऑन कैंपस ही लेने हैं, और वो ही 26 अप्रैल से ही आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे।
तो आप इस उसमें ना रहें कि पेपर डिले होगा या ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा और हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को अब भी बता रहा हूँ कि पेपर ऑन कैंपस ही होगा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिले वगैरह नहीं होगा। हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी 26 अप्रैल के लिहाज से रखें कि 26 अप्रैल को आपके पेपर। ठीक है जी, यस सर। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।